हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अच्छे होंगे। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस क्लास के थ्रू हम 2025 के अंदर, चाहे आपका वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, ठीक है, स्टेनो के एग्जाम्स आपके हो गए हैं, फेस सिलेक्शन फेज के एग्जाम्स हो गए हैं, और अभी सीपीओ के एग्जाम्स भी आपके हो गए हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स हमारे अभी एसएससी एडुकेटी ने कंडक्ट करवाए हैं, इन सारे एग्जाम्स में जो भी आपके 2025 में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, वो सारा का सारा कंबाइन एक ही वीडियो के अंदर आपको अब देखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसे अच्छे से करना है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के इडियम्स आ रहे हैं, और इडियम्स को घूम फिर के वही रिपीट होते हैं ना। अभी हमारे जैसे मेंस के पेपर होने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल मेंस हो या सीपीओ का हो, फिर आपका एमटीएस का पेपर भी होने वाला, वो तो हुआ ही नहीं है ना, तो कई सारे पेपर अभी मेरे लाइनअप हैं। तो इन इडियम्स को, फ्रेजेस को आपको अच्छे से करके जाना है, एक बार गो थ्रू जरूर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। फर्स्ट इडियम हमारा द इडियम क्राई वुल्फ। सब बहुत इजी है ना। एक बार एक बच्चा होता है, बार बार बोलता है अरे वुल्फ आए, तो सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं अरे वुल्फ तो नहीं आया, बोलता हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, वुल्फ नहीं आया। फिर दोबारा एक बार फिर बोलता है वुल्फ आया, फिर भी नहीं होता। थर्ड टाइम सच में वुल्फ आया था, फिर कोई भी इंसान उसकी हेल्प करने के लिए गांव में से नहीं आता ना, वो अकेला पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि बार बार आप झूठ बोलते हो ना, जब आपको सच में मुसीबत का सामना करना पड़े तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बार बार झूठ बोल रहे थे ना। देखिए, टू वार्न पीपल सिंसियरली, वार्न नहीं है यहाँ पे, टू मेक अ फॉल्स अलार्म है ना, रिपीटेडली बार बार आप फॉल्स अलार्म कर रहे थे। टू आस्क फॉर हेल्प साइलेंटली, हेल्प नहीं मांग रहे थे। टू क्रिएट अननेसेसरी नॉइस नहीं कर रहे थे, आप बार बार झूठ बोल रहे थे कि वुल्फ आया, और जब वो एक दिन सच में आ जाता है तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। ठीक है, टू मेक अ फॉल्स अलार्म रिपीटेडली, सो वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट इडियम, द इडियम है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस एक ऐसी चॉइस जिसमें आपको चॉइस करने का मौका तो मिले, लेकिन फिर भी आप चॉइस ना कर पाए, है ना, रियल चॉइस ना कर पाए। जैसे मान लो आप खड़े हैं, तो एक तरफ तो कुआं है और एक तरफ क्या है, आपके खाई है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो आप क्या करेंगे, मतलब आप इधर गए तो भी मरे, इधर गए तो भी मरे। मतलब एक ऐसी चॉइस जो आपको दी तो जा रही है, लेकिन फिर भी आपकी खुद की रियल चॉइस नहीं है। ठीक है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फ्रीडम टू चूज एनीथिंग, नहीं, फ्रीडम नहीं है ये। अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिल्कुल भी नहीं। नो रियल चॉइस एट ऑल, कहने को तो चॉइस दी जा रही है कि आप लेफ्ट चले जाओ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो राइट चले जाओ, ठीक है, लेकिन दोनों ही तरफ आप मरोगे, जाओगे तो नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, और रिस्की ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो वी हैव आंसर सी, एक ऐसी चॉइस जो आपको दी तो जा रही है लेकिन सच में वो रियल नहीं है। अगर आपने ये रास्ता चूज किया तो भी मरोगे, ये वाला किया तो भी आप मरोगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम बीट अ डेड हॉर्स। देखिए, कोई हॉर्स है, मान लो वो मतलब अगर मर गया है तो उसको बार बार और मारेंगे, तो क्या उसको वो चोट महसूस होगी? क्या नहीं होगी, नहीं फील होगी। तो इसका मतलब एक ही इंसान जब बार बार किसी बात को रिपीट करता है ना, तो वो बातें क्या होती है, हमें ना उबाऊ लगने लग जाती है, बोरिंग सी लगने लग जाती है ना। तो वही बात है, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। टू वर्क वेरी हार्ड नहीं, टू रिपीट समथिंग यूजलेसली, है ना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना जिसका कोई सेंस ही नहीं है, बोरिंग बातें करता है, वो तो बहु बातें करता है। इसका आंसर वैसे भी है टू पनिश समवन सेवरली, नहीं होगा सिवियरली। टू रिवाइव अ फेल्ड प्लान, इसका भी आंसर ये नहीं है। टू रिपीट समथिंग यूजलेसली, ठीक है, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना जो कि बिल्कुल यूजलेस ही है। जैसे मरे हुए हॉर्स को आप बार बीट करो तो क्या वो उठ जाएगा क्या? या उसको बार बार हम मारेंगे तो क्या उसको मारा हुआ महसूस होगा क्या? नहीं, उसको कोई चोट महसूस नहीं होगी, वो तो मर चुका ऑलरेडी। तो बार बार उबाऊ बातें करना, रिपीट करना, यूजलेस ही। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज द इडियम ऑन क्लाउड 9। ये तो बहुत इजी है ना, जब हम हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है या हमारी कोई अच्छी रैंक आती है तो हम बोलते हैं ना आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। तो जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपने कुछ अच्छा अचीव किया होता है, तो आप क्या आते हो, यू आर ऑन द क्लाउड 9, है ना, फीलिंग कंफ्यूज नहीं, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। तो वी हैव आंसर बी हियर, टायर्ड नहीं, फीलिंग नर्वस नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज इडियम
बरी द हैच, बहुत इजी है ये, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरी द हैच, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, दो हैमर, मान लो हैमर होते थे ना लड़ाई करने के लिए, हथौड़े से तो एक दूसरे को मारते थे, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे मान लो दो लोग हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है, ओपोनेंट्स है एक दूसरे के, ठीक है, मार रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन लास्ट में क्या होगा, उन दोनों के बीच में सुलह हो गया। तो परिवार वाले क्या करते थे, दोनों के परिवार वाले, भाई अब क्या करो, तुम अपने अपने जो हैच है ना, मारने वाले जो हथौड़े हैमर है, इनको ना बरी कर दो, इनको दफना दो, ठीक है, इनको दफना दो। तो वो क्या करते थे, पहले अपने अपने हैच को ना दफनाते थे मिट्टी के अंदर और फिर एक दूसरे के गले मिलते थे। इसका मतलब अब हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, देयर इज नो मोर क्वारल बिटवीन अस, ठीक है। टू स्टार्ट अ न्यू फाइट नहीं, टू हाइड अ वेपन नहीं, वेपन को हाइड थोड़ा करना, टू एंड अ क्वारल एंड मेक पीस, ठीक है, क्वारल को एंड कर देना और एक पीस को बनाए रखना, टू फॉरगेट समथिंग नहीं, ठीक है। हैच को क्या कर देना, आपके हथौड़े को क्या कर देना, बरी कर देना, मतलब दफना देना, गाड़ देना। अब हमने इसको गाड़ दिया, अब हम क्या बन गए, अब हम अपोनेंट नहीं है, एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। What does the idiom, ये पहले ही होता था इस तरह से ना, पहले होता था, सच में ऐसा होता था फैमिलीज के अंदर, ठीक है। What does the idiom रेड हियरिंग, रेड हियरिंग का मतलब क्या होता है बताइए। देखो रेड का मतलब तो वैसे भी कोई डेंजरस टाइप की चीज ना, कोई अनोइंग टाइप की चीज, रेड वैसे भी नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड होता है ना, और हियरिंग मतलब सुनने जैसा, तो ठीक है। अभी देखो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नहीं, ठीक है, अ सडन डेंजर, समथिंग दैट मिसलीड्स, समथिंग दैट मिसलीड्स और डाइवर्ट्स अटेंशन, कुछ ऐसा जो आपको क्या करे, मिसलीड कर ले, आपने कुछ ऐसा सुन लिया जिससे कि आपका दिमाग हट जाए वहां से ना, ठीक है, या फिर आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए वहां से, तो क्या बोलते हैं उसको, रेड हियरिंग। रेड हियरिंग, अरे उसकी बात सुन के तो ना मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो चुका, उसने मेरी बिल्कुल रेड हियरिंग कर दी, ठीक है। अ सीक्रेट प्लान नहीं, समथिंग दैट मिसलीड्स, कोई आपको मिसलीड करे, रेड हियरिंग मतलब मिसलीड, मिसलीड करना, ठीक है। नेक्स्ट, रेड हियरिंग मतलब मिसलीड करना, अटेंशन आपका पे ना हो, वहां पे आपके अटेंशन को डाइवर्ट करना, मेरे अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया, रेड हियरिंग हो गई मुझे, ठीक है। व्हाट डज द इडियम सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस से आप क्या समझते हो, जैसे मान लो सिट ऑन द फेंस को आप ऐसे समझो, फेंसिंग होते हैं ना घर के चारों तरफ, हम सुरक्षा के लिए फेंसिंग बनाते हैं ना, जैसे कोई एनिमल वगैरह घर के अंदर ना आ जाए, फेंसिंग करना ना घर के चारों तरफ। तो फेंस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, फेंस क्या होते हैं, न्यूट्रल, मतलब बारिश वारिश कुछ भी आने पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो वैसे जैसे लगे हो वैसे ही रहते हैं। फेंस मतलब कैसे होते हैं, न्यूट्रल, है ना। अब इसे समझो, जैसे मान लो इसको एग्जांपल अपने ना इंडियन तरीके से समझाती हूँ मैं। एक मान लो आप कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ है और एक तरफ उसकी मदर है। अब वाइफ कह रही है कि तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, और मदर कह रही तुम्हारी ना इस वाइफ को देखो कितना मेरे को तंग करती है। अब जो बेटा है वो बेचारा पिस गया, वाइफ की सुनेगा तो माँ गुस्सा आएगी, माँ की सुनेगा तो वाइफ गुस्सा आएगी। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो, ठीक है ना, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, ठीक है, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट से लेना देना नहीं आप दोनों की, ठीक है ना, दोनों को झगड़ना है झगड़ो, दोनों को मरना है मरो, बट मेरा रास्ता साफ करो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ना मैं आपकी सुनूंगा, अपनी वाइफ की सुनूंगा, ना अपनी मैं मदर की सुनूंगा, मैं न्यूट्रल हूं, मैं दोनों के आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता। तो कोई भी इंसान जो न्यूट्रल रहता है, किसी आर्गुमेंट का हिस्सा ना बनना चाहे, तो उसे बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं, टू सपोर्ट बोथ साइड्स, बोथ साइड को सपोर्ट नहीं करता ये, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, ठीक है, वो कहता है कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं आप लोगों के झगड़े से, ठीक है, मैं न्यूट्रल रहूंगा। बेचारा हस्बैंड और क्या करेगा, है ना। टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, टू रिमेन न्यूट्रल, जैसे फेंस होते हैं, फेंस के ऊपर कितनी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो न्यूट्रल रहते हैं, वैसे तो हस्बैंड भी बेचारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। व्हाट डज द इडियम ईट हम्बल पाई, पाए से लर्न कर लो। पाए एक तरह की चॉकलेट, मतलब आपका एक तरह से बन टाइप का होता है ना, जैसे ड्राई केक होता है ना, पाइस खाते हैं ना बच्चे जो खाते हैं, पाइस आती है ना मार्केट में, केक टाइप का होता है, ड्राई केक। अब मान लो मैंने किसी का केक खा लिया, ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा कि मेरा जो पाई पड़ी थी वो कहाँ पे, केक कहाँ पे है, तो मुझे ह्यूमिलेशन फील हो रही है, मुझे इंसल्ट फील हो रही है। फिर मैं उसको बोलूं घबराते घबराते, आउट ऑफ ह्यूमिलेशन, तो मैं उससे सॉरी बोल दूं, मैं पार्डन फील करूं कि आई एम रियली सॉरी, वो पाए तो मैंने खा ली। इसका मतलब जब आप कोई गलती कर दो और उस गलती के बिहाफ पे आप पार्डन फील करें, आप ह्यूमिलेट फील करें, ठीक है, और आप सॉरी फील करें, तो उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए, पाए खा ली
तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि पाई कहाँ पे है, तो मुझे ह्यूमिलेशन फील हुई, मुझे गिल्टी फील हुई और मैंने सॉरी फील किया। मतलब कोई ऐसी गलती जो आपने की हो और उसका रियलाइजेशन आपको बाद में हो, जिसकी वजह से आपको ह्यूमिलेशन फील हो और आप सॉरी फील करें, ठीक है। टू एंजॉय सक्सेस प्राउडली, नो। टू एक्सेप्ट डिफीट साइलेंटली, नो। टू फील अशेम्ड एंड अपोलोजाइज, ठीक है। किसी चीज को करने के बाद में आपने कोई रॉन्ग डूइंग किया है, उसके बाद में अब आपको अशेम्ड फील हो, आपको ह्यूमिलेशन टाइप का फील हो, ह्यूमिलेट फील करें, आप उस चीज के लिए पार्डन फील करें एंड अपोलोजाइज फील करें, सॉरी फील करें। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी। पाए खाली, फिर बाद में मुझे ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा और मैंने फिर सॉरी फील किया, ठीक है। आप इसको ऐसे लर्न कर लेंगे, इससे ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन हमारा क्या है 11। व्हाट डज इडियम स्पिल द बीन्स? देखो बीन्स होते हैं ना, आपने कॉफी की बीन्स आते हैं ना, कॉफी की बीन्स। अब देखो अगर वो किसी सैक के अंदर बंद हो, मान लो कट्टे के अंदर ना बीन्स बंद है, कट्टा बंद है, कट्टा बांधा हुआ है। अब मैं बोल रही हूँ ये ना जो सैक है ना, ये कट्टा है, इसके अंदर कुछ तो है, क्या है क्या है मुझे दिखाना ना। तो अब मुझे दिखाया नहीं जा रहा, नहीं नहीं तुम्हें नहीं दिखाएंगे, इस कट्टे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहूँ दिखा दो ना प्लीज क्या है इस कट्टे के अंदर, तो मुझे नहीं दिखाया। मैंने जबरदस्ती लेके ना कैंची लेके आई, उसको काट दिया, पूरे कट्टे को काट दिया। अब जैसे ही मैंने कट्टे को काटा, सैक को काटा, तो क्या हुआ, सारे जो बीन्स थे वो क्या हो गए, स्पिल हो गए। मतलब पूरा का पूरा जो अंदर छुपा हुआ राज था वो सारा का सारा उजागर हो गया ना, सारा का सारा बाहर आ गया। इसका मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब कोई राज जो अंदर छुपा था वो सारा का सारा आपने उजागर कर दिया, ठीक है, बाहर आ गया, रिवील कर दिया आपने। टू वेस्ट फूड नहीं, टू क्रिएट अ प्रॉब्लम नहीं, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कट्टे में क्या है, मैंने लेके मुझे बताया नहीं जा रहा था, तो मैंने काट दिया, पता लगा कि अंदर तो जो सीक्रेट, जो मुझे पता, जो सीक्रेट मैं समझ पा रही थी वो सीक्रेट वो सारा का सारा रिवील हो गया। अरे अंदर तो कुछ ही नहीं निकला, अंदर तो बीन्स ही थे, है ना। पूरा का पूरा सीक्रेट को रिवील हो जाना। सी वी हैव आंसर सी, टू कंफ्यूज अदर्स नहीं, ठीक है। बीन्स ऐसे लर्न कर लो, एक कट्टा है, सैक है, उसके अंदर बीन्स पड़े थे, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा रहा था वो कट्टे में क्या है, तो मैंने उसको लेके तोड़ दिया, फाड़ दिया या उसको काट दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर जो राज था, मतलब बीन्स थे, वो सारे के सारे स्पिल हो गए, मतलब पूरा जो राज था वो क्या हो गया, रिवील हो गया, ठीक है। व्हाट डज द इडियम फ्लैश इन द पैन? देखो पैन होता है ना जिसमें खाना बनाते हो, तो देखो हम जब कोई खाना बनाता है, जो जल्दी से उसके अंदर एकदम से ना आग सी आती है, एक फ्लैश आता है, एक लाइट सी निकलती है ना, तो वो कैसी होती है, सडन ही निकलती है और एकदम से चली भी जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पैन के अंदर फ्लैश मतलब लाइट आई और वो रहेगी काफी देर तक, ऐसा तो नहीं होता, एकदम से वो लाइट आती है और चली जाती है। मतलब फ्लैश लाइट का मतलब है, फ्लैश का मतलब लाइट, लाइट मतलब क्या होती है, सक्सेस, लाइट क्या होती है, सक्सेस। तो और वो फ्लैश कितने टाइम के लिए होते हैं, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। तो एक ऐसी सक्सेस जो बिल्कुल कम टाइम के लिए हो, आप समझ पा रहे हैं, एक ऐसी सक्सेस जो कम टाइम के लिए हो, अ सडन परमानेंट सक्सेस। देखो फर्स्ट ही आंसर लग रहा है मुझे, अ वेल प्लान्ड अचीवमेंट नो, अ शॉर्ट लिव्ड है ना। एक सेकेंड ना, इन दोनों पैटर्न को देखो, इन दोनों को देखो, एक तो है सडन परमानेंट सक्सेस, ये परमानेंट सक्सेस बोल रहा है, ठीक है। फ्लैश का मतलब क्या होता है, फ्लैश कभी परमानेंट नहीं होता, पैन के अंदर जो फ्लैश एकदम से लाइट आती है ना, वो आती है और चली जाती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती, तो परमानेंट तो नहीं होगा, ठीक है। अ वेल प्लान्ड नहीं होता, अ शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, कुछ समय की सक्सेस, ठीक है, हिडन टैलेंट नहीं। तो वी हैव आंसर सी, क्योंकि हमें परमानेंट था ना इसलिए गलत था, क्योंकि फ्लैश परमानेंट नहीं होता, फ्लैश क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, लाइट अचानक से आती है और चली जाती है ना, तो शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, ध्यान रहेगा इसको रिलेट करना इससे। आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, अगर सेशन एंजॉय करें तो वीडियो को लाइक करना बनता है ना, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम एट सी? मान लो आप समुद्र के अंदर खड़े हैं, अब क्या करोगे, डरोगे ना, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे ना, मैं क्या करूं क्या करूं। तो समुद्र के अंदर होने से मतलब है आप जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, परप्लेक्स होते हो, बिवल्डर हो जाते हो, ठीक है, एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। ट्रैवलिंग बाय शिप नहीं, फीलिंग रिलैक्स नहीं, कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन, बिल्कुल कंफ्यूज परप्लेक्स्ड, ठीक है, बिवल्डर हो जाना, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा, डेंजर नहीं। व्हाट डज इडियम स्टील अ मार्च? देखो इसको ऐसे समझो, मार्च से मैं आपको इसको समझाऊंगी। मार्चिंग समझते हो, जैसे परेड वगैरह होती है तो उसमें मार्चिंग होती है ना, वो मार्च लेके ऐसे जो एक पीछे पीछे पूरे सब सारे लोग होते हैं, सब मार्चिंग करते हैं ना, ऐसे मार्च करते हैं। रेड फोर्ट वगैरह में सब होता है ना, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को मार्चिंग होती है। आपने देखा होगा जो सब मार्चिंग के अंदर जो सबसे पहले आगे आदमी खड़ा होता है ना, आगे जो पर्सन खड़ा होता है,
उसी को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है, सबका ध्यान उसी पे होता है, पीछे तो भीड़ में जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उस पर कौन ही तो ध्यान देता है ना। तो मार्चिंग से मतलब जो आगे जो इंसान है, आगे जो पर्सन है, सारा एडवांटेज उसी ने ले लिया, सारा एडवांटेज उसी ने ले लिया मार्चिंग के टाइम में। तो मार्च को रिलेट करोगे आप एडवांटेज से, मार्चिंग के टाइम में जो पर्सन आगे था सारा एडवांटेज उसने ले लिया। तो इसका मतलब मान लो किसी को बेनिफिट होने वाला था और आपको पता लगा तो आपने उसका एडवांटेज खुद ले लिया, ठीक है, किसी और का बेनिफिट आपने उठा लिया, किसी और का प्लान था, आपको पता लगा, आपने उसका प्लान पहले ही चुरा लिया और उसको अप्लाई कर दिया, तो आपको बेनिफिट हो गया। तो एडवांटेज लेना किसी और का, तो कॉपी समवन्स वर्क, कॉपी नहीं करना होता, टू मूव क्वाइटली नहीं होता, टू गेन अ सीक्रेट और अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, टू गेन अ सीक्रेट, सीक्रेट को पता करना, एंड अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर तरीके से एडवांटेज लेना किसी चीज का। जब आपको पता लगे आपका ओपोनेंट, आपका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है तो आप उसको वो काम ना करने दो और उसका एडवांटेज आप ले लो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टील अ मार्च। इसको मार्च से लर्न करोगे। मार्च में जो मार्चिंग के टाइम में आगे आदमी होता है, एक पर्सन खड़ा होता है, सारा एडवांटेज उसको मिलता है, बाकी सारे पीछे तो उसको फॉलो करते हैं, भीड़ का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, टू डिफीट समवन नहीं। तो ये यहाँ पे मार्च से मतलब क्या है, एडवांटेज लेना, ठीक है, अनफेयरली तरीके से, अनफेयर तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट डज द इडियम कट नो आइस? देखो भाई, गर्ल्स जो होती हैं वो आइस लगाती है, मैं भी लगाती हूँ, ठीक है, सभी लगाती हैं। तो आइस लगाने से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है, और मतलब ऐसे बोलता है कि खिली खिली रहती है, ऐसे कहते हैं। तो मैं तो लगाती हूँ, मतलब रूटीन में नहीं, बट कभी कभी, ठीक है। आइस लगाने से क्या होता है, हम थोड़ा सा फेस अच्छा रहता है। अब देखो भाई, गर्ल्स हैं तो थोड़े से टेंटम तो करने ही पड़ेंगे। अभी देखो, कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब अब कोई आइस थी नहीं तो हमने कुछ लगाया नहीं, कुछ लगाया नहीं तो कोई इफेक्ट भी नहीं आया। मतलब आपको जब किसी बात का, किसी चीज का कोई इफेक्ट ना पड़े, आप समझ पा रहे हैं, मतलब मैं उसको कितना ही बोल दूं पर उसको कोई मतलब ही नहीं है, उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा मेरी बातों से, है ना। जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे रूस जाए, आप उसको इतना समझा रहे हो, आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है, वो आपसे फिर भी रूठी पड़ी है, ठीक है, इस तरह से कोई इफेक्ट ही ना आए, सामने वाले को कोई इफेक्ट पड़े ही ना, तो कट नो आइस, कट नो आइस। इसको आइस को लर्न कर लो। जब हम आइस लगाते हैं तो हमारे फेस पे इफेक्ट आता है, फेस अच्छा लगता है, लेकिन कट नो आइस, कोई आइस कट ही नहीं की तो फेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। आज आपका फेस बहुत डल डल लग रहा, हाँ आज आइस ही कट नहीं की थी, आइस लगाई नहीं ना, इसलिए। टू मेक समवन एंग्री नहीं, टू इम्प्रेस ग्रेटली नहीं, टू हैव नो इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, जब किसी और पर आपका कोई इफेक्ट ना पड़े, आपकी बातों का, या कोई किसी पे इन्फ्लुएंस ना पड़े, तो उसको बोलते हैं कट नो आइस, ठीक है। सो वी हैव आंसर सी हियर। टू स्टॉप अ डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव टूथ एंड नेल। तो सभी को पता, बहुत इजी है ना, टूथ एंड नेल मतलब इतनी मैंने एफर्टलेस, मतलब इतने एफर्ट डाले, पूरा मतलब ना पूरा जोर लगा दिया। पूरा जोर लगा देने का मतलब हर तरीके से मैंने प्रयास किए, टूथ एंड नेल जैसे प्रयास किए। जैसे आपको मैं बोलूं कि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले, प्री सारे के सारे हो चुके हैं, चाहे आप सीजीएल देखें, आपका सीपीओ देखें, ठीक है, सीएचएसएल देखें, सभी के प्री हो गए हैं। अभी सारे के सारे सीपीओ है, सीजीएल है या सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना मेंस का पेपर देंगे। तो आपको क्या करना है, टूथ एंड नेल के जैसे ना पूरी एफर्ट्स लगाने हैं, है ना, क्योंकि आपका मेंस क्लियर हो जाए और जिससे कि आप एक सेफ सिक्योर जॉब ले पाए, राइट। तो वही है, स्लोली एंड केयरफुली नहीं, विदाउट प्लानिंग नहीं, विद फुल एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरा डिटरमाइंड होके आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी है टूथ एंड नेल के साथ में। तो वी हैव आंसर सी हियर, ठीक है, यहाँ पे सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इडियम मैड एज अ हैटर? मैड, देखो मैड वैसे बोला क्रेजी, क्रेजी, कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रेजी होता है, मैड एज अ हैटर, बस ये क्रेजी है, बहुत इजी है, इसका टाइम नहीं खराब करेंगे, वेरी इंटेलिजेंट नहीं, ठीक है। कंप्लीटली क्रेजी, मैड, मैड से समझ लो क्रेजी, कोई इंसान कंप्लीटली क्रेजी है उसको बोलते हैं। एंग्री नहीं, केयरलेस नहीं। तो नेक्स्ट इडियम है गिव द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड, देखो ये वर्ड को कैच करो, कोल्ड, कोल्ड से क्या समझते हो, बहुत रूड सा ना, कोई आपको आंसर दे, या आपने कुछ, आपको एक्सपेक्ट करके जाओ कि मैं बॉस को ये बोलूंगी तो बॉस मेरी ऐसे हेल्प करेंगे, लेकिन बॉस आपको क्या कर रहे हैं, एकदम कोल्ड आंसर दे रहे हैं, मतलब आपकी हेल्प नहीं दी। या फिर आप बोलो कि मैं बॉस के पास जाती हूँ
तो मैं बॉस को बोलूंगी मुझे 3 डेज की लीव चाहिए, बॉस तो मुझे दे ही देंगे, इतनी है ना, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आप जाओ, आप पूछो बॉस के पास जा रहे हो और बॉस को बोलते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, बॉस मुझे 3 डेज का लीव चाहिए, और बॉस आपको कोल्ड शोल्डर दिखा देते हैं, मतलब आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या कोई रूड आंसर दे देते हैं, तो क्या बोलते हैं, कोल्ड शोल्डर दिखाना। टू वेलकम वार्मली नहीं, टू हेल्प समवन नहीं, टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, या किसी की हेल्प ना करना, इग्नोर करना, ठीक है, टू हेल्प समवन नहीं, किसी की हेल्प ना करना, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन को डाउन कर देना, तो यहां पे आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, पनिश नहीं होता है इसका मतलब, कोल्ड मतलब किसी को इग्नोर कर देना, ठीक है, रूड बिहेवियर, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन को डाउन कर देना, तो यहां पे ये होगा कोल्ड शोल्डर, ठीक है। व्हाट डज द इडियम गो फॉर अ सॉन्ग, देखो गो फॉर अ सॉन्ग को ना बहुत देसी तरीके से समझेंगे, वो हर जगह गाना गाता रहता है, जब देखो वेरी चीप, यहां भी चला जाएगा वहां भी चला जाएगा, जहां बुला लो ना वहीं जाके गाना शुरू कर देता है, समवन इज वेरी चीप, ठीक है, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग, जहां बोलो वहीं गाना गाना शुरू कर देगा, ठीक है ना, मतलब 100 रुपए भी दो ना 100 रुपए में गाना गा देगा, ठीक है, वेरी चीप, सिंग लाउडली नहीं, फेल बैडली नहीं, टू बी वेरी पॉपुलर नहीं, टू बी वेरी चीप, कोई इंसान जो बहुत चीप होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग, जाओ तुम गाना गा के आओ, जाओ तुम उधर भी चले जाओ, जाओ तुम यहां भी चले जाओ, जहां मर्जी भेजो, वेरी चीप, है ना, तो यहां पे कोई इंसान जो बहुत ज्यादा चीप हो अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से, ठीक है, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग। व्हाट डज द इडियम शो द व्हाइट फेदर, देखो एक तो व्हाइट फ्लैग आपने सुना होगा ना, 2 कंट्रीज के बीच में जब वॉर हो रहा है, तो एक कंट्री जब सरेंडर करती है ना, तो फिर वो सरेंडर करने के लिए क्या करती है, अपना फ्लैग जो व्हाइट फ्लैग है वो दिखाती है ना, व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब होता है कि हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन बच्चे यहां पे क्या है, व्हाइट फ्लैग नहीं है, व्हाइट क्या है, फेदर, व्हाइट फेदर का मतलब होता है, व्हाइट फेदर ना एक अपने आप में ना वीकनेस का सिंबल है, वीकनेस को शो करता है, ये कावर्डाइज का सिंबल है, कोई इंसान बहुत ज्यादा कायर हो, कमजोर हो, तो उसको बोलते हैं व्हाइट फेदर, समझ गए। व्हाइट फ्लैग का मतलब तो होता है जब आप और आगे नहीं लड़ना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमें अब इसको यहीं स्टॉप करना है, वो तो व्हाइट फ्लैग हो गया। व्हाइट फेदर है, वीकनेस का सिंबल है ये, ठीक है, कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो, कायर हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसे भाग रहे हो पीछे, आप लड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप डरपोक हो, ठीक है, उस तरह से व्हाइट फेदर। तो टू सरेंडर हैप्पीली नहीं, टू शो फियर, टू शो फियर और कावर्डाइज, जब आपको फियर शो करते हो और आप क्या कैसे हो, कावर्डाइज मतलब डरपोक हो। टू फॉरगिव समवन नहीं, टू शो काइंडनेस नहीं, जब आप बहुत ज्यादा किसी को शो करते हो कि आपके अंदर फियर है और आप कैसे हो, कावर्ड हो, तो क्या बोलते हैं, व्हाइट फेदर, व्हाइट फेदर, फेदर से फियर एंड कावर्ड, ठीक है। व्हाट डज द इडियम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प से क्या समझते हो, एक तरह का ये वाद्य यंत्र होता है, एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, बजाने वाला, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, तारे होती है ना अलग अलग। तो क्या कह रहा है, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, आप एक ही तार को बार बार बजाओगे तो सेम ही टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा ना, एक ही बार, तो इसका मतलब सेम ही चीज को रिपीट करना ना, सेम ही एक मतलब एक तार है उसको बार बार बजाओगे तो सेम ही साउंड रिपीट होगा, है ना। साउंड तो अलग अलग का प्रोड्यूस होंगे, जब अलग अलग तारों को आप ज्वाइन करोगे, कभी कोई तार कभी कोई तार, उनको मिक्स करके साउंड प्रोड्यूस होती है। एक ही मतलब स्ट्रिंग को ना, एक ही स्ट्रिंग को जब आप बजाओगे तो सेम ही साउंड रिपीट होगा। तो रिपीटेड कोई चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज, ठीक है। टू चेंज द टॉपिक नहीं, टू एक्सप्लेन क्लियरली नहीं, टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, स्ट्रिंग मतलब उसकी तार, एक ही तार को बार बजाओगे तो सेम ही चीज को रिपीट किए जा रहे हो, साउंड अलग अलग प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर अलग अलग साउंड चाहिए तो अलग अलग तारे, अलग अलग स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा। तो कोई इंसान एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। टू रिमेन साइलेंट नहीं। नेक्स्ट वी हैव बेल द कैट, इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो पहले जब कैट आती थी ना तो सारे माउस ना डर जाते थे कि अरे कैट आई भागो भागो अपने अपने बिल में जाके छुपो, है ना, क्योंकि कैट खा जाएगी। तो फिर सारे ना माउस ने प्लान किया कि यार ऐसा करते हैं, ये हमको जब भी आती है ना बिल्ली तो एक बार अटैक करती है और सारे माउस को ना खा जाती है ये। तो अब क्या करते हैं ना, ऐसा करते हैं, हम प्लान करते हैं कि कोई माउस जाए और इसकी ना गले में ना, बिल्ली के गले में एक ना बेल बांध देते हैं,
बेल को बांध देंगे तो जिससे जब ये चलेगी ना तो हमारे एरिया तक पहुंचेगी, तो हमें इसकी बेल की आवाज सुनाई देगी टन टन की, है ना, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि बिल्ली आ रही है। और उसके आते ही ना जब हमें आवाज सुनाई देगी, हम आते ही हम क्या करेंगे, अपने अपने बिल में जाके छुप जाएंगे, जिससे कि हम बच जाएंगे, हमें वो खा नहीं पाएगी। अब ये प्लान तो कर लिया, अब इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन रिस्क लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा। अगर हम उसके गले तक पहुंचेंगे, वो हम हमारे गले को काट देगी, हमें ही खा जाएगी, उसके पेट में हो जाएंगे हम, तो सीधी सी बात है ना। तो टू वॉर्न अदर्स नहीं, टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क। कौन रिस्क लेगा भाई, बिल्ली के गले में कौन बांधेगा घंटी, ये तो बताओ, तुमने प्लान तो कर लिया है। टू टेक रिस्क, ठीक है, टू कंट्रोल समवन है, टू मेक नॉइस नहीं। सो वी हैव आंसर बी। है ना मजेदार क्लास? अगर क्लास मजेदार है तो लाइक करिए, ठीक है। चल नेक्स्ट, नो विच वे द विंड ब्लोज। देखो इसको ऐसे लर्न करो, जैसे हम शिप में जा रहे होते हैं ना, तो समुद्र में होती है शिप, तो हमें पता नहीं होता ना हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो वहां पे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में शिप को लेके जाना है। अब समुद्र में रास्ते तो नहीं होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें पता लगता है। तो मतलब आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो इसका मतलब टू नो विच वे द विंड ब्लोज, आपको जब पता होगा कि कौन सी दिशा में विंड जा रही है तो वहीं वहीं तो शिप जाएगी, है ना। विंड के अगेंस्ट अगर आप शिप चलाएंगे तो शिप आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब आप समझें अच्छे तरीके से कि सिचुएशन कैसे है, सिचुएशन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नो विच वे द विंड ब्लोज। जब आप किसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, प्रिडिक्ट वेदर नहीं, फॉलो अदर्स ब्लाइंडली नहीं, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब आप सिचुएशन को अच्छे से समझ पाए, सिचुएशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि विंड कौन से डायरेक्शन में जा रही है, आप सिचुएशन को समझेंगे, उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, शिप को लेके जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, टू नो विच वे द विंड ब्लोज, कौन सी दिशा में विंड जा रही है, इसका मतलब सिचुएशन को अच्छे तरीके से क्या कर लेना, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना कि हमारी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए, चेंज डायरेक्शन नहीं। नेक्स्ट वी हैव साउंड एंड फरी। साउंड एंड फरी का मतलब होता है जब आप बेकार का शोर शराबा करते हो ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, यूजलेस तरीके से नॉइस करते हो। जैसे मैं बोलूं, हमने कल एक मीटिंग रखी थी, yesterday we held a meeting, ठीक है, and we created a lot of sound and fury। हमने बहुत ज्यादा हंगामा किया उधर, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला मीटिंग का, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया। समझ रहे हो? साउंड एंड फरी का मतलब है आपने नॉइस तो कर लिया, लेकिन वो नॉइस कैसा था, यूजलेस था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं, सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं, नॉइस विदाउट मीनिंग, एक इस तरह का शोर जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था। मीटिंग में बहुत शोर हुआ, साउंड एंड फरी हुई, बट उसका कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया, ठीक है। नॉइस विदाउट मीनिंग, लाउड सेलिब्रेशन नहीं, ठीक है। सो वी हैव आंसर सी हियर। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज द इडियम, इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट तो सभी को पता है ना, सभी लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, किसको पसंद नहीं है लाइमलाइट में आना ना। सभी चाहते हैं कि हम सुर्खियों में आए, अखबार की सुर्खियों में आए, न्यूज़पेपर में आए। आजकल तो खैर न्यूज़पेपर का टाइम थोड़ा सा कम ही है, इंस्टा में हम आए, यूट्यूब में आए, है ना, और इंस्टा का ज्यादा टाइम है। तो इन डेंजर, इन फोकस, पब्लिक अटेंशन, है ना, सभी को चाहिए पब्लिक अटेंशन आजकल, तो कंफ्यूजन नहीं, ट्रबल नहीं है ना, यही टाइम है आजकल का। बी, वी हैव बी आंसर। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, टॉवल देखो, मैं ना मेरे पास क्यूबिक्स था, ठीक है, सॉल्व कर रही थी मैं। आज मैं सोची आज तो मैं इसको नक्की करके छोड़ूंगी। अब मैं लेके बैठी हूँ उसको, क्यूबिक्स को सॉल्व कर रही हूँ, वो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, मैं फेडअप हो गई, ये मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, नहीं सॉल्व हो रहा। लास्ट में मैंने क्या किया, उसको ना टॉवल में डाल के फेंक दिया, मतलब गिव अप कर दिया कि भाई मेरे से नहीं होगा ये क्यूबिक सॉल्व, है ना। पता नहीं किसने बनाया है, जिसने बनाया है ना उसको तो, है ना। तो कहने का मतलब है थ्रो इन द टॉवल का मतलब है बच्चे कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, फिर फाइनली आपने सरेंडर कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, टू क्लीन द प्लेस नहीं, टू स्टार्ट अ न्यू वर्क नहीं, टू एक्सेप्ट डिफीट एंड गिव अप, ठीक है। जब आप अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर ले या फिर आप गिव अप कर दें उस चीज को, तो थ्रो इन द टॉवल, क्यूबिक्स को मैंने टॉवल के अंदर फेंक के बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वी हैव जंप थ्रू हूप्स। हूप समझते हो,
ऐसे सर्कस में देखे होंगे ना सभी ने, ऐसे गोल गोल चारों तरफ ऐसे फायर लगती है ना, ऐसे फायर लगती है, आग सी लगी होती है ऐसे, है ना, इनके अंदर से ऐसे लायन जंप करता है, देखा है ना आपने? तो ये सर्कस में होते थे, हमने तो बहुत देखी ऐसे सर्कस में, आज पता नहीं आजकल होती है नहीं होती है, बहुत सर्कस देखी है हमने। तो वो गोले होते थे, हुप्स होते थे, चारों तरफ आग लगी होती थी, उसमें से लायन जंप कर रहे हैं, कभी कोई और एनिमल जंप कर रहा है ना, कभी जो जिम्नास्टिक करते हैं गर्ल्स होती हैं वो उसमें इसमें से जंप करती थी, तो ऐसे बहुत कुछ ना। तो हुप्स के अंदर से जंप करना मतलब डेंजर, है ना, डेंजर के पास कौन जाएगा, कौन खतरा मोल लेगा, वही बात है। जंप थ्रू द होप्स मतलब बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, या कोई इंसान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम से जा रहा हो ना, बहुत डिफिकल्टी को फेस करना, समझ पा रहे हैं? क्योंकि भैया ये हुप है, इसके चारों तरफ आग लगी हुई है, अब इस आग में से आप जा रहे हो तो आप डेंजर ही तो देख रहे हो, डेंजर को तो फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम ही तो आपके लिए, तो एंजॉय अ गेम नहीं, टू अवॉइड वर्क नहीं, सीम्स डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है और बहुत ज्यादा कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो वी हैव आंसर सी हियर। हुप्स से समझ लो, हुप्स ऐसा होता है ना, आग के गोले, आग का राउंड सर्कल होता है, चारों तरफ आग लगी होती है, उसमें से हम उसके अंदर में से हम जंप करते हैं ऐसे, तो डेंजर, डेंजर, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव कैरी कोल्स, कोल्स मतलब कोयला, कहां पे, टू न्यू कासल। अब इसको समझो, जैसे मैंने कोई नया कासल बनाया, कोई नया कासल बनाया अपना, ठीक है, नया महल बनाया है, अभी तक तो बना नहीं है, देखेंगे आगे कौन बना के देगा, तो मैंने कोई नया कासल बनाया, ठीक है, अब वहां पे देखो कासल के बाहर नया कासल बना, तो ऑफकोर्स वहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारे कोल होंगे, बहुत ज्यादा कोयले पड़े होंगे, ठीक है, अब अननेसेसरली कोई ना उसके बाहर और बहुत ज्यादा कोयले लेके आ रहा है, और ज्यादा कोल्स लेके आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि अननेसेसरली आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ना, जरूरत ही नहीं है भाई, मेरा कासल तो बन चुका, अगर मुझे और कोल चाहिए तो ऑलरेडी वहां पड़े हैं, क्योंकि कासल नया नया बना है तो सामान सारा वहां पड़ा है, लेकिन आप धक्के से खींच के और नए कोल लेके आ रहे हो, मतलब अननेसेसरली हार्ड वर्क कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डू समथिंग अननेसेसरी, ठीक है, ब्रिंग न्यू आइडिया सो है नहीं, हेल्प समवन इन नीड नहीं है, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी, देखो डू समथिंग अननेसेसरी, एक तो ये है अननेसेसरी वर्क करना, एक है वर्क वेरी हार्ड, तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा वर्क वेरी हार्ड। क्यों वर्क वेरी हार्ड होगा, देखो जैसे कॉल पड़े हैं और आप कहीं दूर से जाके कॉल खींच के लेके आ रहे हो न्यू कासल के पास में, तो ये क्या है, मतलब हार्ड वर्क ही तो है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू में हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई इंसान जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे, जिसकी नीड ही नहीं है, तो क्या है, कैरी कोल्स टू न्यू कासल। समझ में आ रहा है कि एक ये मेरा कासल है, ये कासल बना हुआ है बहुत प्यारा सा, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी तो बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे कोल ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है, आप दूर से कहीं से दूर से आ रहे हो और कासल लेके आ रहे हो, तो आपकी जो कार्ट के अंदर, ये कार्ट है, कार्ट के अंदर बहुत सारे कोयले हैं, तो इन कोयलों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पड़े हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखो मैंने कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मतलब बहुत सारे पत्थर पड़े थे, मैंने सारे पत्थर को ना अनटर्न कर दिया, ऐसा कोई भी पत्थर नहीं था जिसको मैंने छुआ ना हो, जिसको अनटर्न नहीं किया हो। मतलब मान लो आप कहीं गए और ना हजारों पत्थर पड़े हैं और सुबह से लेकर शाम हो गई, अपने सारे पत्थरों को ना अनटर्न कर दिया, ठीक है, सारे पत्थरों को उलट पलट कर दिया, मतलब आपने क्या किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क किया ना, सारे पत्थरों को मैंने अनटर्न कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आप तो कह रहे थे वो जाओ वहां पे सारे पत्थर पड़े उनके अंदर तुम्हें कुछ मिलेगा, पर मैं तो गई पूरे दिन, मैंने पूरा दिन लगा दिया, रात हो गई पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। मतलब पूरे दिन हार्डवर्क किया, जितने भी स्टोन थे सबको अनटर्न कर दिया, अनटर्न, ठीक है, टर्न कर दिया ऐसे मान लो। तो गिव अप इजीली नहीं, ट्राई एवरीथिंग नहीं, वेस्ट टाइम, हाइड द ट्रूथ। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या निकलेगा, देखो गिव अप तो होगा नहीं, ठीक है, वेस्ट टाइम नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं किया था, हाइड द ट्रूथ नहीं होगा, ट्राई एवरीथिंग, जब आप सब कुछ ट्राई कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्डवर्क कर लो, हर कुछ ट्राई कर लो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैंने सब कुछ अनटर्न कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, ट्राई एवरीथिंग, लीव नो स्टोन, कोई भी स्टोन ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने अनटर्न नहीं किया हो, तो ट्राई एवरीथिंग, इसको ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट वी हैव इडियम ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखो कभी तो आप कहते हो मुझे हॉट चाहिए कॉफी चाहिए, कभी कहते हो मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए, आपको क्या है ना, आपको चाहिए क्या, इतनी जल्दी जल्दी ओपिनियन चेंज करते हो अपने, अब बता तो दो आपको क्या पीना है, क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, बी वेरी एंग्री नहीं, चेंज ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, कभी तो कहते हो कोल्ड पीना है, कभी कहते हो हॉट कॉफी पीनी है,
पीना क्या है, आपका ओपिनियन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, मैं क्या बनाऊं, ठीक है ना। अब की बार बोलोगे ना तो दोनों की दोनों कॉफी ना सर पे उठा के डाल दूंगी, ठीक है। तो चेंज ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ब्लो एंड कोल्ड से ऐसे लर्न कर लो। देखो यहाँ पे कोई बात का बुरा मत मानना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए, ठीक है ना, माइंड नहीं करना है, ठीक है। और हंसते हंसते पढ़ना है, ये भी एक मतलब एम तो होता ही है ना टीचर का कि आराम से पढ़ो, हंसते हंसते पढ़ो, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम क्या है, ग्रेस्प एट स्ट्रो, कोई इंसान है डूब रहा है, ठीक है, लास्ट में उसको तिनका दिख रहा है, वो ऐसे ना लास्ट में ऐसे ऐसे तिनके को पकड़ लूं मैं और मैं बच जाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप डूब रहे हो और आप एक छोटा पतला सा तिनका पकड़ लो और आप बच जाओगे? तिनके को पकड़ोगे तो तिनके के साथ ही आप डूबोगे ना। तो कहने का मतलब है कि डूबते को तो तिनका भी सहारा दे देता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मेक अ केयरफुल प्लान, नो, गिव अप कंप्लीटली, नहीं गिव अप नहीं करते, मेक अ डेस्परेट एफर्ट। देखो वो डूब रहा था, लास्ट में उसको पता था कि तिनका है, वो तिनके को भी पकड़ लिया, मतलब कह रहा है शायद मैं बच जाऊं इस तिनके को पकड़ के, हालांकि उसको मालूम है कि तिनके को पकड़ के वो बचेगा नहीं, तिनके के साथ ही डूबेगा, लेकिन फिर भी उसने लास्ट डेस्परेट एफर्ट लगाया कि मैं बच जाऊं, है ना। तो यहाँ पे सी, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, ईट क्रो। बहुत अच्छा है इडियम। ईट क्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझेंगे जैसे आप अपनी गलती मान ले, जैसे मान लो किसी ने कोई खाना खा रहा है और ना खाना पूरा हर जगह बिखरा दिया, ठीक है, और फिर मैं पूछूं ये खाना किसने बिखराया है, या तुमने खाना खाया था ना यहाँ पे, क्या तुमने यहाँ पे सारा डर्टी किया क्या पूरे प्लेस को? तो वो मेरी फ्रेंड बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। इसका मतलब फिर मैं उसको बोलूं अरे यू आर ईटिंग क्रो, मतलब तुम झूठ बोल रही हो, किसी को ह्यूमिलेट फील करवाना, ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट फील करवाना, या फिर बाद में वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। तो क्या होगा, एंजॉय सक्सेस नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन, अपनी गलती को मान ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन, स्पीक रूडली नहीं, फील हंग्री नहीं, ठीक है। जब कोई इंसान गलती करता है और उस गलती को मान ले या उसको अपनी ह्यूमिलेशन फील हो कि यार ये गलती तो मैंने की है, हाँ मुझसे हो गई गलती, ईट करो, ठीक है। या आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, कोई ऐसे पूछे यार यहाँ पे क्रो था, हाँ मैंने खाया है, फिर आपको ह्यूमिलेट फील आपको अपने आप शर्मिंदगी महसूस हो ना, ह्यूमिलेट फील करे क्या यार मैंने खाया है, ईट, है ना, ऐसे करके लर्न करो, हाँ मैंने ही खाया। ईट को मतलब हाँ तुमने खाया था क्या, हाँ मैंने ही खाया, फिर आपको बाद में ह्यूमिलेशन फील हो। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, कास्ट पर्ल्स को कास्ट करना, कहां पे, बिफोर स्वाइन। अब देखो कोई स्वाइन है, स्वाइन के आगे आप पर्ल लगा दो, मतलब पर्ल्स को बिखरा दो, तो स्वाइन क्या जाने पर्ल की कीमत क्या है, समझ पा रहे हो क्या भाई? पर्ल्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर पर्ल्स हैं, वो मैंने बिखरा दिए, ठीक है, डायमंड्स बिखरा दिए, पर्ल्स बिखरा दिए, किसके आगे, स्वाइन के आगे। अब स्वाइन को क्या पता कि पर्ल्स की कीमत कितनी है, वो तो इंसान ही लड़ते हैं ना पर्ल्स के लिए, डायमंड्स के लिए। इसका मतलब जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा होता है या जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल होती है ना, और वो ऐसे लोगों के बीच में चला जाए जिसको उस स्किल को मतलब एक्नॉलेज ही ना करना आए, तो उसकी वो स्किल क्या है, बिल्कुल वेस्ट हो गई ना, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में आके फंस गया है जहां पे उसकी स्किल की कोई वैल्यू है नहीं, उसकी स्किल को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। टीच विथ पेशेंस नहीं, वेस्ट समथिंग ऑन अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है। आपने अपनी स्किल को वेस्ट कर दिया, कब, कहां पे, अनडिजर्विंग लोगों के आगे, ठीक है। आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन सब वेस्ट हो गया, क्योंकि आपके आगे जो लोग हैं वो सारे के सारे डिजर्व ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे स्वाइन के आगे पर्ल डाल दो तो ये पर्ल क्या है, सारे के सारे वेस्ट हो गए, क्योंकि स्वाइन को तो पता ही नहीं पर्ल की कीमत क्या है, ठीक है। सो यहां पे आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट भी है, फटाफट से सेशन को लाइक करें अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो। नेक्स्ट भी है, क्या है, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ से क्या समझते हो, एकदम अथक प्रयास कर देना ना, मतलब मैं हेवन से लेके अर्थ तक सारे परिश्रम, सारे प्रयास कर दिए, फिर भी मेरा ये काम नहीं बना, ठीक है। सो क्या होगा, ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, डू नथिंग नहीं, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर पॉसिबल एफर्ट मैंने लगाया, मेक मतलब हेवन से लेके अर्थ तक मैंने सारे एफर्ट डाल दिए, फिर भी मेरा ये काम नहीं हुआ, ठीक है। सो सी आंसर होगा यहाँ पे। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या समझते हो, मतलब किसी का इंटरेस्ट का काम ना होना ना। मान लो अब कोई क्रिकेट देख रहा है तो मान लो क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरा इंटरेस्ट का गेम नहीं है, मैं एंजॉय नहीं करती क्रिकेट को, तो क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। वेरी इजी वर्क नहीं,
अ फेवरेट एक्टिविटी, नॉट सुटेबल और नॉट लाइक्ड। हाँ, यहाँ पे नॉट है ना, सॉरी नॉट है ना, तो फेवरेट एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, नॉट सुटेबल और नॉट लाइक्ड। ठीक है, जो आपको सुटेबल ना हो, जिसको आप लाइक ना करें, तो बोलेंगे जैसे क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे डेली रिटर्न है नॉट सुटेबल, एक ऐसी चीज जो आपको सुटेबल ना हो और जिसको आप लाइक ना करें, जो आपके द्वारा पसंद ना की जाए, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट वी हैव 36, विसल इन द डार्क। अब इसको समझना इजी, देखो अंधेरा है, अंधेरे में आपने विसल बजा रहे हो, अब भाई अंधेरा है, चारों तरफ कोई नहीं है, ठीक है, डर तो आपको लग रही है ना, आप भी एकदम डरे हुए हैं, आपकी भी एकदम फट रही है ना, एकदम डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप विसल बजाए जा रहे हो, मतलब आप खुद डरे हुए हो, लेकिन पूरा करेज दिखा रहे हो कि नहीं मैं विसल बजा रहा हूं, मेरी हेल्प करो। इसका मतलब आप खुद भी डरे हुए है ना, मतलब फालतू का, फेक का करेज दिखाना, क्योंकि आप खुद भी डरे हुए अंदर से, चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी आप विसल बजा रहे हो, लेकिन आप खुद भी डरे हो, आप दिखा रहे हो करेज, है ना, दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप क्या एकदम डरे हुए हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग लाउडली नहीं, शो फॉल्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, झूठ का कॉन्फिडेंस दिखाना कि मैं करेजियस हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन अंदर से आप डरे हो बहुत ज्यादा, है ना, क्या होगा मेरा, फिर भी विसल बजा रहे हो, मतलब पूरी विसल पे पूरा जोर दे रहे हो, लेकिन अंदर से डरे हो ना, इसका ना फॉल्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, झूठा दिखावा, झूठा कॉन्फिडेंस दिखाना, कॉल फॉर हेल्प नहीं, सेलिब्रेट विक्ट्री नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे लर्न करना, पूरा अंधेरा था, कोई विसल बजा रहा था और डरा तो वो भी हुआ था, लेकिन वो ये शो कर रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर से तो उसकी भी जा रही थी भैया। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, मतलब म्यूजिक फेस करना, मतलब कोई भी आपके सामने चीज आए ना अनप्लेजेंट टाइप की, या अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना, अनप्लेजेंट चीज को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसे। ठीक है, फेस करना किसको, प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट सिचुएशन को, अनप्लेजेंट चीज को। तो एंजॉय परफॉर्मेंस नहीं, अवॉइड प्रॉब्लम, अवॉइड नहीं करते, एक्सेप्ट। फेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, किसे, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपके साथ में अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो रही हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो उसका मतलब फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, हमने फेस किया, एक्सेप्ट किया, फेस का मतलब एक्सेप्ट किया, म्यूजिक मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलेगा। नेक्स्ट वी हैव, देखिए जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना बनता है, मैं फिर से बोलूं लाइक करिए, ठीक है, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, कुक समवन्स गूज। देखो अब गूज है ना, ऐसे समझ लो, गूज जो होता है ना, इसका जो मीट होता है ना, लोग खाते हैं, एक तरह की डिश होती है, ऐसे समझ लो, तो खाते हैं। अब किसी ने प्लान किया था, आज तो मैं डिनर में गूज बनाऊंगी और इसे खाऊंगी। ठीक है, अच्छा प्लान किया हुआ था, और आप क्या करते हो, उसका गूज चुरा के ले आते हो और खुद उसके गूज को पका के खा जाते हो। तो आपने क्या किया, किसी के प्लान को चौपट कर दिया, रुइन कर दिया। व्हेन यू रुइन समवन्स प्लान, ठीक है, आप किसी के प्लान को क्या कर दो, चौपट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इट मींस यू कुक्ड समवन्स गूज। ठीक है, आपने किसी के प्लान को चौपट कर दिया। प्रिपेयर्ड फूड नहीं, हेल्प समबडी सीक्रेटली नहीं, रुइन समवन्स प्लान। ठीक है, किसी ने प्लान किया था आज तो डिनर में गूज खाएंगे, आपको पता लगा अच्छा ये शाम को आज एंजॉय करने वाली है, इसको तो मैं बताती हूँ, तो उसका गूज आप ही पका के खा जाते हो, उसके प्लान को आप क्या करते हो, रुइन कर देते हो। ठीक है, सो वी हैव आंसर सी है। नेक्स्ट वी हैव ऑल एट सी। अब वापस सी गए, सी में होगा तो क्या हो, कंफ्यूज हो गए, बिवल्डर हो गए, है ना, परप्लेक्स्ड हो गए, मतलब यही हो गए। ऑन अ जर्नी नहीं होगा, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हो गए, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, सी का मतलब ही कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, पुल समवन्स लेग। अरे फ्रेंड्स नहीं बोलते क्या, एक दूसरे के ऊपर जोक मारते हैं तो बोलते हैं अरे प्लीज है ना, माइंड मत करना, डोंट माइंड इट, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, मतलब आपके साथ में जोक कर रही थी ना, जोक मार रही थी, कुछ नहीं। टीज और जोक विद समवन, इजी था, आगे बढ़ेंगे। फिडल वाइल रोम बंस। देखो इसमें यह है कि इसको ऐसे करो, जो रोम जल रहा था ना, रोम में जब चारों तरफ आग लग रही थी, तो आप फालतू की बातें करें, जिसका कोई मतलब ट्रिवियल बातें करें, है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉनसेंस बातें करें। मतलब मीनिंग तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई आग लगी हुई है पूरे रोम में, तो आप सोचे आग को कैसे बुझाएं, कैसे उस समस्या का समाधान करें। आप फालतू की ट्रिवियल बातें किए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ की प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, आप बातें कुछ और किए जा रहे हो। मतलब
फालतू की बातें किए जाना, इग्नोर कर देना, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हो इसको तो आप इग्नोर कर रहे हो और ट्रिवियल बातें कर रहे हो, मतलब किसी बड़ी चीज को इग्नोर कर देना, कोई इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर देना। प्ले म्यूजिक हैप्पीली नहीं, इंजॉय अ फेस्टिवल नहीं, इग्नोर सीरियस प्रॉब्लम। चारों तरफ आग लगी हुई है और आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो और फिडल कर रहे हो, फालतू की ट्रिवियल बातें कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो जबकि रोम में तो आग लगी हुई है, फालतू की बातें कर रहे हो जबकि रोम में आग लगी हुई है। इग्नोर सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स, नो बोन्स से क्या लर्न करो कि देखो, सॉरी भैया, सॉरी भैया, मैंने तो जो जितना भी डिश पड़ा था सारा खा लिया, मीट भी खा लिया, उसकी बोन्स भी नहीं बची, सब कुछ खा गई मैं तो। नो बोन्स मतलब बोन्स भी नहीं बची, सब कुछ खा गई मैं, अब अंदर कुछ नहीं बचा। क्लियरली क्लियरली मैंने आपको बता दिया, अब मुझ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है भैया, खा लिया तो खा लिया, भूख लगी थी खा लिया, मतलब आपने किसी को एकदम क्लियरली बता दिया, आपने इतने अच्छे से खाया कि उसकी बोन्स भी नहीं बची, मतलब किसी को एकदम क्लियरली बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, ठीक है। स्पीक इनडायरेक्टली नहीं, एक्सप्रेस क्लियरली एंड फ्रेंकली, ठीक है, एकदम क्लियरली बोल देना और फ्रेंकली बोल देना, हाइड नहीं होगा, फील नहीं होगा, ठीक है भैया। कोई भी बोन तक नहीं बची, कुछ नहीं बचा, आप देख लो चाहे, सब कुछ खा गई मैं, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, एकदम स्पीक मतलब आपको सच सच बोल रही हूँ, फ्रेंकली बोल रही हूँ, एकदम क्लियरली बोल रही हूँ, स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ। तो वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट वी हैव टेक टू टास्क। टेक टू टास्क, देखो जब मदर को ना, मदर को एक टास्क होता है, मदर को एक टास्क दिया जाता है, होता ही है उनके पास में परमानेंट होता है। कैसे, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देखे आते हैं, तो मदर एकदम घर के बाहर खड़े होते हैं, आने दे, आए तो मैं बताऊं कि उसका पेपर कैसा, पहले पूछूं। फिर बच्चा आया एग्जाम देके, तो बच्चे ने बोला कि आज तो दिन अच्छा नहीं था, टाइम कम था, पेपर लेंदी था, तो उतना इस बार तो चांसेस कम है। फिर मदर क्या करेगी, जो डांटना शुरू करेगी ने भाई, मतलब उसे कोई मतलब नहीं है, आप 2 दिन से सफर कर रहे हो या पिछले महीने भर से तैयारी कर रहे हो, अब आप तकलीफ में हो, बस मदर का तो टास्क क्या है, डांटना, स्कोल्ड करना एकदम, है ना। मदर का टास्क क्या है, स्कोल्ड करना। बच्चे का अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ ना, तो उसको माँ छोड़ेगी नहीं, है ना, यही होता है। असाइन वर्क नहीं, प्रेज समवन नहीं, क्रिटिसाइज और स्कोल्ड समवन, ठीक है, इग्नोर मिस्टेक्स नहीं। देखिए ये एग्जाम्पल्स ना सिर्फ हम मजाक ना, जिससे हमें चीजें लर्न हो जाए, एक फनी वे में ही कर रहे हैं, इसको कोई माइंड मत करेगा। किसी की मदर ऐसी नहीं होती जो बच्चे को स्कोल्ड करे ना, कोई नहीं करता है, सभी को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, सभी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, बस एक हम तरीका है समझाने का जिससे आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है ना। एक ऐसी माँ की पिक्चर याद कर लो कि माँ तो स्कोल्ड करेगी, आज पेपर अच्छा नहीं हुआ, है ना, आज तो छोड़ेगी नहीं, तो माँ को एक टास्क मिला है, माँ को एक क्या मिला है, टास्क मिला है आज तो, कि आज तो पेपर देखिए वो आ रहा है और माँ आज इसको स्कोल्ड करेगी, छोड़ेगी नहीं। माँ को आज एक टास्क मिला है, किस चीज का, स्कोल्ड करने का, क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ डाइम अ डजन। अरे दर्जनों में पड़े हैं, हर जगह दर्जनों में पड़े, जाके ले लो, है ना, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, डाइम डजन मतलब वेरी कॉमन, हर जगह दर्जनों में पड़े हैं, ले लो जाके। अब देखो, अब जैसे भी गाजर का सीजन है ना, कैरेट का सीजन है, तो देखो कैरेट है ना 3-3 रुपए किलो मिल रही है हर जगह, दर्जनों पड़ी है, कैरेट्स क्या है, अ डाइम अ डजन के भाव से मिल रही है, जाके ले लो। टॉय द लाइन देखिए लाइन, लाइन से समझो कि हमारे जैसे फुटपाथ होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन होती है ना, इस लाइन पे ना एक अलग से रास्ता होता है इस लाइन के, अब इंडिया में तो नहीं है, खैर फॉरेन वगैरह में होती है, अलग से लाइन होती है, तो इसमें क्या होता है, पैदल चलने वाले ना इस पे चलते हैं, ठीक है, और व्हीकल्स यहाँ पे चलते हैं। तो लाइन, लाइन से मतलब एक लाइन बना दी, आप उस लाइन को फॉलो करेंगे, आप उस लाइन को फॉलो करेंगे, आपको वहीं पे चलना है। टू फॉलो द रूल्स, टू ओबे द रूल्स, फॉलो रूल्स और ऑर्डर्स, ऑर्डर्स और रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट वी हैव कट द गॉर्डियन नोट। गॉर्डियन नोट, देखो अलेक्जेंडर था ना, तो उसको एक नोट दिया गया था, कहा था कि आप इस नोट को ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोट है, इसको अनटाई करके दिखाओ। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था, उसको ना काट दिया था, ठीक है, उसने कहा कौन तो इसको सॉल्व करेगा, कौन इसको अनटाई करे, कौन दिमाग लगाएगा, उसने क्या किया, अपनी स्वॉर्ड ली और उसको उससे काट दिया। तो वहीं से ही आया है आइडियम, क्या, कट द गॉर्डियन नोट, मतलब किसी काम को बिना डिले किए इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, किसी काम को डिले ना करना, एकदम तुरंत इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, डिले प्रॉब्लम को डिले नहीं करना, मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिसिसिवली, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करना, ठीक है, एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था, उसको काट ही दिया था, उसको अनटाई करने के लिए कहा था, बट उसने मतलब किसी प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व कर देना, ठीक है, एक्सक्यूज मी,
शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब जब आपके सामने कोई समस्या आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए और आप वहां से तुरंत भाग जाएं, मतलब आप इतनी जोर से भागे कि आपकी हील्स भी नहीं दिखी, आपकी हील्स भी नहीं दिखी। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब आपकी हील भी नहीं दिखी, आप इतनी तेजी से भागे हो। डिफिकल्टी आने पे जब आप वहां से भाग जाओ, ठीक है। चोर क्या है, भाग गया, जैसी पुलिस को देखा इतनी तेज भागा कि उसकी हील्स भी नहीं दिखी, ठीक है। वॉक स्लोली नहीं, डिफीट समवन नहीं, रन अवे भाग जाना, कैसे, क्विकली भाग जाओ यहां से जल्दी जल्दी से, है ना, पुलिस आ रही है, भागो यहां से जल्दी जल्दी से। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ठीक है। ड्रेस नीटली नहीं, सो वी हैव आंसर सी। नेक्स्ट वी हैव इन डीप वाटर। कई इंसान एकदम समुद्र के एकदम गहराई में चला जाए, एकदम एंड में चला जाए, वो क्या होगा बच्चे, एकदम ट्रबल में हो जाएगा ना, एकदम मतलब दुविधा में फंस जाएगा, मैं यहाँ से कैसे मिलूँ, यहाँ तो मैं मर के ही बाहर आऊंगा, है ना, तो बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस जाना। स्विमिंग नहीं, इन सीरियस ट्रबल, किसी सीरियस ट्रबल में फंस जाना, ठीक है। डीप सी, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं, तो वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। होता है ना, जैसे आप देखो IITs होते हैं, मार्केटिंग के अंदर बोलते हैं, टीम मार्केटिंग टीम के अंदर बोला जाता है थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो, है ना, क्योंकि मार्केटिंग में अच्छे अच्छे आइडियाज चाहिए होते हैं। सो थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ नया सोचो। थिंक नेगेटिवली नहीं, थिंक ट्रेडिशनली नहीं, थिंक हाउ क्रिएटिवली, अच्छा क्रिएटिव सोचो, तभी मार्केटिंग में आगे बढ़ोगे, ठीक है। सिटिंग ऑन द टेंथर हुक्स, टेंथर हुक से क्या समझते हो, देखो टेंथर हुक्स, देखो टेंथर हुक से मैं आपको समझाती हूँ। टेंथर हुक ना एक तरह के हुक्स होते थे पहले, तो कॉटन का कपड़ा होता था ना, उसको धो देते थे और धो के ना टेंथर हुक होते थे, वहां से उसको ऐसे टांग देते थे ताकि कॉटन कपड़ा श्रिंक ना हो, मतलब वो खिंच के लंबा हो जाए, ठीक है। इसका मीनिंग तो टेंथर हुक का यही होता है, वहीं से आया है ये। अब देखो टेंथर हुक होता है जब आप बहुत ज्यादा ना एंग्शियस फील करो, आप बहुत ज्यादा वरीड हो, आपको अंदर से ना घबराहट हो, एंग्शियस हो, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है, तो आप कैसे होते हो, आपकी सिचुएशन क्या होती है, कैसे होती है, जैसे यू आर सिटिंग ऑन द टेंथर हुक, मतलब आपके किसी हुक पे लटका दिया गया हो, आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हो, बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होती है आपके मन में कि कैसा आएगा रिजल्ट, कैसा आएगा। तो इसका मतलब फीलिंग रिलैक्स्ड नहीं, वेरी एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंग्शियस होना, घबराहट हो जाना, बीइंग कॉन्फिडेंट नहीं, फीलिंग स्लीपी नहीं। आप इसको ऐसे लर्न करेंगे, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, जैसे सिटिंग ऑन अ टेंथर हुक। अब आपका रिजल्ट आएगा तब क्या बोलोगे, माई सिचुएशन इज लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ टेंथर हुक, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं, बहुत ज्यादा मैं मतलब मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा मैं एंग्शियस हूं, ठीक है। टेंथर हुक वाली आपकी फीलिंग्स होती है। सो गाइस ये तुम्हारे 50 इडियम्स जो हमने किए आज क्लास के अंदर, ये सारे के सारे इडियम्स आपके 2025 में रिपीट हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग है इडियम्स हम नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। इसी तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।